नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द रूबिका लियाकत शो में। आप भारत 24 पर मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है रूबिका लियाकत। आज 9 बजे आपके लिए हमने क्या खास तैयार किया है, पहले आपको बता देते हैं वो कौन सी खबरें हैं जिनको चुना है और उस खबर में क्या हम आपके लिए विशेष लेकर आए हैं। सबसे पहले वो बता देते हैं, रेस्क्यू की मिसाल पेश की है हमने, लेकिन उसके बाद सियासत की जो ये बेतुकी ताल शुरू हुई है ना, इस पर आज आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। देश ने इतिहास बनाया है और विघ्न संतोषियों की जमात देखिए बौखलाई हुई है। नए भारत का नया संकल्प, हर भारतीय इस संकल्प में अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा है, लेकिन एक वर्ग है जिसे हर चीज में दिक्कत नजर आ रही है। फिर आगे बढ़ेंगे। 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब खत्म हुए हैं, चुनाव के नतीजे आने का सब इंतजार कर रहे हैं और यहां बीजेपी अगले पड़ाव पर निकल पड़ी है। पश्चिम बंगाल में अमित शाह 2024 की राह क्या खोल पाएंगे? सियासत की 24/7 मशीनरी, हर एक चुनाव कैसे जरूरी, ये आपको बताएंगे। और फिर ये हाईली प्रोसेस्ड फूड जिसकी हमें लत लग गई है ना, उससे आपकी सेहत कितनी महफूज है। फटाफट खान पान का असर कैसे धीमा जहर हमारे लिए साबित हो रहा है। कैसे हमने इन सबको तो अपना लिया है लेकिन अपने परंपरागत खाने को छोड़ दिया है। क्यों भाई? आप अपने पुराने हिंदुस्तान को अपना रहे हैं बाहें खोलकर, तो ये खाना भी तो अपनाइए ना जो आपकी सेहत को महफूज रखता है। और फिर बात करेंगे ये मेरा हिंदुस्तान है कि एलोरा की बेमिसाल आपको तस्वीरें दिखाएंगे। एलोरा के ये बेमिसाल मंदिर एक ही चट्टान को काट कर कैसे बनाया गया है, ये आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द रूबिका लियाकत शो। कल यानी 28 नवंबर 2023 दिन को याद कर लीजिए। इसी दिन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत ने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसे इतिहास में भारत के सबसे बड़े अचीवमेंट्स में से एक के तौर पर गिना जाएगा। 17 दिन से गहरी अंधेरी सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बहुत ही प्लान्ड ऑपरेशन के तहत एकदम स्वस्थ हालत में बाहर निकाला गया। ये वो कारनामा है जिस पर हर देशवासी को न सिर्फ गर्व होना चाहिए बल्कि इतराना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि हमारी सरकारों, हमारे इंजीनियर्स, हमारे प्रशासन ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद हम में से बहुतों को नहीं थी। ये सच है कि देश ने जो कर दिखाया है उसको जानकर विकसित देश भी हैरत में है। ताइवान ने इस ऑपरेशन को लेकर क्या कहा वो आपको बताते हैं। ये बेहद सुखद है कि 17 दिन तक फंसे रहने के बाद 41 श्रमिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ये भारत के लिए बड़ा दिन है। ताइवान की तरफ से भारत को शुभकामनाएं दी गई। दुनिया जो कभी हमें सांप सपेरों और बैलगाड़ी पर चलने वाले मुल्क के तौर पर जानती थी, और ये सिर्फ ताइवान की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बहुत से ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिन्होंने बाकायदा हमें शुक्रिया अदा किया है। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पर देश को बधाई दी है। लेकिन आप जानते हैं ना, एक टाइम था यही तमाम लोग हिंदुस्तान को सांप सपेरों और बैलगाड़ी पर चलने वाले मुल्क के तौर पर जानते थे। लेकिन आज भारत दुनिया का संकट मोचक है। इतराइए इस बात पर। हम 140 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है ना। हमारे लिए क्या कहा जाता था कि हम सिर्फ आंकड़े भर होते हैं, यानी हर इंसान बस एक नंबर है, उसकी जान की कोई कीमत नहीं है, यही कहा जाता था ना, क्योंकि जितने ज्यादा उतनी उनकी रखवाली की दिक्कत। लेकिन इस मिशन जिंदगी ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। रोजी रोटी की तलाश में अपने परिवार से दूर उन गरीब श्रमवीरों की जिंदगी की कीमत ये देश जानता है और उस जिम्मेदारी को सरकार समझती है। और इसीलिए जब भी कोई भारतीय संकट में पड़ता है तो उसे बचाने के लिए सरकार पूरी ताकत झोंक देती है, चाहे वो संकट हमारे देश में आया हो या 7 समंदर पार। हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। जो अहमद कह रहे हैं उनकी बात की गहराई को समझिए।
ये राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री नहीं थे जो इन सभी श्रमवीरों को गले लगा रहे थे। ये देश था जो अहमद को और अहमद की तरह 40 दूसरे श्रमवीरों को संकट के समय गले लगा रहा था। याद कीजिए ना, जब कोरोना काल में दुनिया त्राही त्राही कर रही थी, तब भी हिंदुस्तान की सरकार ने संकट में फंसे उन मुल्कों को गले लगाया था कि नहीं लगाया था। हमने दिखा दिया था कि हम जो पीपीटी किट का एक धागा तक नहीं बनाना जानते थे, वो दूसरे देशों को किट एक्सपोर्ट कर रहे थे। और सिर्फ किट ही नहीं, हम तो कोविड की वैक्सीन भी दे रहे थे। वो क्षमता हासिल कर चुके थे। अपने देश की इन्हीं उपलब्धियों पर हम नहीं इतराएंगे तो बताइए कौन इतराएगा। लेकिन हमारे देश में एक वर्ग है जो इतराता कम है, कोसता ज्यादा है, क्योंकि इस खास वर्ग को किसी चीज से मतलब नहीं है। मतलब है तो बस अपने एजेंडे से। और इनका एजेंडा क्या है? किसी भी तरह सरकार को और खासकर मोदी को बदनाम करना। याद कीजिए आप, 17 दिनों तक जब केंद्र और उत्तराखंड की सरकारें और तमाम सरकारी एजेंसियां उत्तरकाशी में 41 जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में लगी थी, इन वर्ग की अलग ही जद्दोजहद चल रही थी। यह वर्ग नजूमी बन गया, भविष्यवक्ता, फॉर्चून टेलर, नजूमी बन गया ये कि देखना अब वो दिन आएगा जब फोटो खिंचवाया जाएगा, यहां कुछ नहीं हो पाएगा। और न जाने कैसे कैसे, आप जानते हैं, उन शब्दावलियों का प्रयोग हमें करना भी नहीं चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा जबरदस्ती की आएगी। यकीनन इनको ना 41 लोगों की जान की चिंता थी, ना देश की ताकत पर भरोसा था। लेकिन जैसे ही कल रात 7:55 हुए, घड़ी में वो काटा 7:55 दिखा रहा था, ये वो जो खास वर्ग है, ये नजूमी के किरदार में जो अब तक घूम रहा था, अचानक मंथरा के किरदार में आ गया। क्यों 7:55 पर अचानक ये अपना किरदार बदलता है? क्योंकि ऑपरेशन सफल हो गया। और सफलता का पैमाना भी देखिए, 41 में से एक भी श्रमजीवी स्ट्रेचर पर बाहर नहीं आया। सब भले चंगे मुस्कुराते हुए सीना चौड़ा कर जिंदगी की जंग जीतकर बाहर निकले। यहां जीत का जश्न मनाया जा रहा था और वहां मंथरा रूपी ये वर्ग धीरे धीरे प्रकट हो रहा था। मंथरा को जानते ना? वही मंथरा जिसने राजा दशरथ के परिवार को तहस नहस कर दिया था। राजा दशरथ के राज में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। 4 बेटे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न अवध राज्य को चलाने के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन तभी एंट्री होती मंथरा की। मंथरा ने काम बिगाड़ने के लिए कान भरने शुरू कर दिए। जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, वो मंथरा को दिख रहा था। और वही चीज वो दिखा भी रही थी कैकई को। और इसी चीज के लिए उसने कैकई को दिन रात वही दिखाना और बताना शुरू कर दिया जो वो चाहती थी। क्योंकि राम के बाद राजगद्दी उनके बेटे भरत को ही मिलती, और इसीलिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। तो मंथरा कान भरती गई। कैकई ने क्या किया? उसके कहने में आ गई। और देखते ही देखते दशरथ जी के हंसते खेलते परिवार को नजर लग गई। और आपने देखा क्या हुआ, राम को वनवास जाना पड़ा। आज भी ये विशेष वर्ग उसी मंथरा की भूमिका में है। टनल में चला, ऑपरेशन सफल हो गया। क्या देसी, क्या विदेशी, क्या अधिकारी, क्या कर्मचारी, क्या पीएम, क्या सीएम, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सबने सिर्फ एक ही चीज सोची, 41 श्रमजीवियों की जिंदगी। लेकिन मंथरा रूपी ये जो वर्ग है, वो क्या सोच रहा था? हिंदू मुसलमान करो, मुसलमानों को भड़काओ, हिंदुओं को भी भड़काओ। और देश का मुसलमान उस वक्त इन श्रमवीरों के चेहरे की मुस्कान को देख रहा था। उसके मन में शायद ये विचार भी नहीं आया होगा, लेकिन मंथरा ने मानो देश के मुसलमानों का जबरदस्ती चेहरा पकड़ा और ध्यान इस तरफ लाने की पुरजोर कोशिश की कि देखो, फला तो हिंदू हैं, फला मुसलमान हैं, पत्थर उठाने वाला मुसलमान है और वहां से निकलने वाला हिंदू है। इस बात को ध्यान रखिएगा, रैट माइनर्स, चाहे वो मुन्ना कुरैशी हो, वकील खान हो, फिरोज हो, राशिद इरशाद हो, नसीम हसन हो, इन सब पर भरोसा किसने किया? पहले सरकार ने इन पर भरोसा जताया कि ये काम करेंगे, हमें पूरा यकीन है। कर देते यहां पर हिंदू मुसलमान, सरकार के अमले की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करने वाले तमाम लोग।
कि नहीं नहीं हम तो यहाँ पर किसी भी मुसलमान को नहीं भेजेंगे, हम तो सिर्फ हिंदुओं को भेजेंगे? किया किसी ने ऐसा? तो सरकार ने सबसे पहले इस बात को जाहिर कर दिया और फिर उसके बाद अपनी काबिलियत को साबित करके इन सभी ने देश का भरोसा पाया, जीता। अब आप ही बताइए, इस मानसिकता को आप क्या कहेंगे? इसे आप मानसिक दिवालियापन घोषित नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब जब ऐसी बातें हुई तो हमने भी सोचा कि यह सवाल केंद्रीय मंत्री वीके सिंह से पूछ लिया जाना चाहिए, जो इस ऑपरेशन में लगातार 17 दिनों तक शामिल रहे और 12 दिन कैंप किया वहां ग्राउंड जीरो पर। हमने सवाल पूछा और जवाब भी आप सुनिएगा और गौर से सुनिएगा। ये सवाल मुझे सच में आपसे पूछना जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे पत्रकार हैं इंडस्ट्री में जो ये कह रहे हैं कि अगर हमें किसी का नाम आज की तारीख में याद करना चाहिए और फिर उस पर हिंदू मुसलमान भी हो रहा है। रैट माइनर्स में मुन्ना कुरैशी हो या फिरोज हो या रशीद हो या नसीम हो या नसीर हो या वकील हुसैन हो, हसन हो, इन सब के नाम लिए जा रहे हैं और फिर कहा जा रहा है कि देखिए बीजेपी के ऑपरेशन में भी अगर कोई काम आया तो मुसलमान। ये सिर्फ पत्रकार नहीं है, एक अच्छा खासा आप जानते हैं इकोसिस्टम है जो इस पर चर्चा कर रहा है। जनरल सिंह उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं फौजी आदमी हूँ, मेरे यहाँ धर्म और जाति नहीं होती, मेरे यहाँ सिर्फ काम करने वाले होते हैं। और देश तभी आगे बढ़ता है जब हम छोटी छोटी इन चीज़ों के अंदर ना पड़ें। देश वैसे नहीं आगे बढ़ता। और जो लोग सिर्फ छोटी चीज़ों के बारे में सोचते हैं वो कभी बड़े नहीं हो सकते। जनरल सिंह का जवाब आपने सुन लिया, लेकिन इन विघ्न संतोषियों के दिल को सुकून मिला होगा क्या? आप ही बताइए, क्योंकि ये मंत्रारूपी जो लोग हैं ना, जब तक अपने काम में सफल नहीं हो जाते ये भड़काते रहेंगे, अपने इसी काम में लगे रहेंगे। इसीलिए इन पर वक्त बर्बाद करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि जिन्हें वायुसेना के कैप्टन अभिनंदन की पाकिस्तान से सकुशल रिहाई नहीं दिखी, जिन्हें यूक्रेन, यमन, सूडान, इजराइल और अफगानिस्तान में भारतीयों की सकुशल वापसी नहीं दिखी, उनको 41 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन कहां हसम हो जाएगा? कहां दिखेगा वो? इन विघ्न संतोषियों को दिखता नहीं है कि जब ओडिशा के बालासोर में दुखद रेल हादसा होता है तो देश के रेल मंत्री खुद पूरे बचाव कार्य के दौरान रेल की पटरियों पर बैठे दिखाई देते हैं। वो इंश्योर करते हैं कि घटना के बाद रेलवे का कामकाज जल्द से जल्द पटरी पर आए, उसके बाद लौटेंगे। आम लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो, पूरी मेहनत की जाती है। ये नहीं दिखता है कि केंद्रीय मंत्री उत्तरकाशी हादसे के बाद लगातार 17 दिनों तक पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर करता रहा। ये आंखें फेर लेते हैं जब यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए दो केंद्रीय मंत्री पोलैंड पहुंच जाते हैं। आज सोशल मीडिया पर वॉरेन एंडरसन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो उस वक्त का है जब 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। उसके बाद करीब 15,000 लोगों की जान जाने के बाद हादसे के मुख्य आरोपी वॉरेन एंडरसन को सरकारी गाड़ी में बिठाकर सुरक्षित भारत से बाहर भेज दिया गया। आपको सुषमा स्वराज का एक भाषण सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने उस वक्त भी आप जानते हैं कि सरकार पर सवाल उठ रहे थे और सवाल उठने जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की एक बहुत मजबूत भूमिका होती है। लेकिन क्या कहा था सुषमा स्वराज ने, कैसे आईना दिखाया था, सुनिए आप 2015 का यह भाषण। अगर छुप छुप के कोई काम किया तो राजीव गांधी की सरकार में एंडरसन को भगाने का काम किया। और मैं अपनी ओर से नहीं कह रही, अध्यक्ष जी, ये इनके अपने मुख्यमंत्री की किताब है, अर्जुन सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी। अर्जुन सिंह केवल मुख्यमंत्री नहीं थे मध्य प्रदेश के, उसी पद पर थे जिस पर आज राहुल गांधी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। उस समय माँ बेटा अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होते थे, कोई ना कोई व्यक्ति और होता था। ये किताब है, ये किताब है। इस ऑटोबायोग्राफी में उस एंडरसन के
भगाने का जिक्र है। अध्यक्ष जी, आप मध्य प्रदेश की हैं, आप भोपाल गैस त्रासदी से परिचित हैं। यूनियन कार्बाइड की कंपनी से रात को जहरीली गैस का रिसाव हुआ, 15,000 लोग मर गए। कितने? 15,000 लोग। 4 दिन बाद एंडरसन वहां आए, मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने उनको अरेस्ट के वारंट दे दिए। राजीव गांधी तभी चुनाव के लिए वहां पहुंचे, उनसे पूछा आपने अरेस्ट क्यों कर लिया एंडरसन को? मुख्यमंत्री ने कहा कि इस देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने मुझ पर कोई जिम्मेदारी सौंपी है, इसके लिए मैंने अरेस्ट किया। मैं यहाँ से इसको पढ़ती हूँ 4 लाइनें। I emphasize that Arjun Singh is talking to Rajiv Gandhi. He says, I emphasize the point that I had to order the arrest of Anderson to retain the confidence that the people had reposed in. Rajiv heard me out quietly but made no comment. A little later, while we were touring, I received a wireless message from Brahmaswarup informing me that a top official from the Union Ministry of Home Affairs had rung him up repeatedly from New Delhi, advising us to make sure that bail was granted to Anderson. After that, we were instructed to send him to New Delhi in a state plane. और आज वो तारीख है जब चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्टेट मशीनरी हो, सब के सब लग जाते हैं श्रम वीरों की जान बचाने के लिए। मुख्यमंत्री को उस टनल पर आना पड़ता है जहां पर 41 मजदूर फंसे हुए हैं, और जब तक वो निकल ना जाए, उनके गले में माला ना पहना ली जाए, सुकून की वो गर्म शॉल ना उड़ा दी जाए, तब तक वहां से ना केंद्र मंत्री हटेगा, ना ही मुख्यमंत्री। ये आज की तारीख की तस्वीर है, और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। दूसरी तरफ ये एजेंडाधारी हैं जिनको किसी विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़नी है, बल्कि साफ झलकता है, नजर आ रहा है कि नफरत के चलते एक शख्स से मानसिक दिवालियापन उस लेवल पर पहुंच गया जहां से वापस आना नामुमकिन है। लेकिन ये देश की जनता है, इस इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से समझती है, जानती है, और वो ये सब देख भी रही है, परख भी रही है। लेकिन आप इस अचीवमेंट पर इतराना मत भूलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जो आज अमित शाह के बंगाल के उस टूर पर एक बार फिर से राजनीतिक गुणाभाग करना शुरू कर चुके हैं। और ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, आप अगले कुछ मिनट में जानने वाले हैं। भाई, 5 राज्यों के चुनाव अभी खत्म नहीं हुए। कल सुबह तेलंगाना विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे और नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। विपक्ष इन विधानसभा चुनावों की गुणागणित में अभी इस वक्त है, लेकिन बीजेपी अगले पायदान की तरफ बढ़ चुकी है। इन विधानसभा चुनावों के बाद देश के अगले साल लोकसभा के चुनाव जो होने वाले हैं, उसके लिए आज शंखनाद हो गया। लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार शुरू हो गया। आज गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। कोलकाता के धर्मतला इलाके में प्रतिवाद सभा को वो संबोधित कर रहे थे। प्रतिवाद सभा इस रैली का नाम था, और अमित शाह के निशाने पर टीएमसी नेता और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी। मनी से पूरी बंगाल की जनता परेशान, सिंडिकेट की उगाही से पूरी बंगाल की जनता परेशान, और जिस बंगाल में कभी सुबह सुबह रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, वो बंगाल आज बम धमाकों से गूंज रहा है। मित्रों, बम धमाकों से गूंज रहा है। बंगाल की जनता कहती है, दीदी आपका समय अब समाप्त हो चुका है। अमित शाह ने जो कुछ कहा वो पूरी रिसर्च के साथ कहा, तथ्यों के आधार पर कहा। जब अमित शाह ने कहा कि टीएमसी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया, तो उनके दिमाग में सिंगूर से हटाए गए
टाटा मोटर्स के प्लांट की तस्वीर घूम रही होगी। ताजपुर पोर्ट के विकास के लिए कभी अडानी का हाँ कभी ना करने वाले टीएमसी के बयान घूम रहे होंगे। और अमित शाह ने एक और अहम मुद्दे को अपनी इस चुनावी रैली में उठाया, सीएए का मुद्दा। वो मुद्दा जो देश में और भारत के बाहर से आने वाले लोगों के रहने की इजाजत पर एक कानून बनाता है। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। सीए का कानून बन चुका है लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। बंगाल से गृह मंत्री ने सीए कानून की बात करके लेकिन कैसे लोकसभा की सीटों पर निशाना साधने की कोशिश की है, ये समझिए। और कितनी सीटों पर? बंगाल और असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी संख्या है। एक अनुमान के मुताबिक दोनों राज्यों को मिलाकर लाखों बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। इसका कोई सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं है और इसीलिए सटीक संख्या नहीं बता सकते हैं। बंगाल में लोकसभा की सीटें कितनी है ये सटीक बता सकते हैं, 42। असम की लोकसभा सीटों की संख्या है 14 और इन 56 सीटों पर सीए का मुद्दा सीधा सीधा असर डालता है। बांग्लादेश से आए लोगों को बाहर करने के मुद्दे पर बीजेपी असम में लगातार 2 बार से सत्ता में है असम में। लेकिन अमित शाह और बीजेपी का फोकस इन 2 राज्यों पर ना होकर एक बड़े इलाके पर है। वो इलाका कौन सा है और उसकी अहमियत क्या है वो आप जाने उससे पहले 2019 चुनावों के नतीजों के कुछ आंकड़े आपके सामने रख रही हूं। 2019 के चुनावों में बीजेपी ने 8 राज्यों में क्लीन स्वीप किया था, ठीक है। हरियाणा में बीजेपी ने सभी 10 सीटें जीती लोकसभा की। दिल्ली की सभी 7 जो सीटें थी वो जीत गई। उत्तराखंड की सभी 5 सीटें जीत गई। हिमाचल प्रदेश में भी 4 सीटें अपने नाम की। राजस्थान की सभी 25 सीट पर एनडीए का कब्जा हुआ। गुजरात की सभी 26 और त्रिपुरा की दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। अब इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की दोनों सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। चंडीगढ़, दमन एंड दीव सीट को आप इसमें जोड़ लीजिएगा तो कुल मिलाकर कितनी सीटें होगी? 83। इसका मतलब यह हुआ कि इन राज्यों में बीजेपी सैचुरेशन लेवल पर पहुंच चुकी है। मतलब राजस्थान में 25 से ऊपर कहां जाएंगे, या तो वहीं या उससे नीचे। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज है कि नहीं है? यहां सीट बढ़ाने का ऑप्शन अब ज्यादा नहीं बचता है इन इलाकों में, इन 83 सीटों पर। इन राज्यों में सीटें कम होने की संभावना इनफैक्ट ज्यादा हो जाती है। अब मैं आपके सामने कुछ और राज्य रख रही हूं जहां बीजेपी करीब करीब सैचुरेशन लेवल को टच कर चुकी है। जैसे 2019 में मध्य प्रदेश बीजेपी ने 29 में से 28 सीट पर जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट में से 9 पर बीजेपी ने कब्जा किया। 14 झारखंड की उसमें से 12 सीट बीजेपी ने जीत दर्ज की। कर्नाटक की 28 में से बीजेपी ने 25 सीटें अपने नाम कर ली। यानी इन 4 राज्यों में 82 सीटें जो थी उसमें से बीजेपी ने 74 सीट अपने नाम कर ली। इसका मतलब क्या हुआ? यही कि यहां भी बीजेपी की सीट बढ़ने की गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं है, इनफैक्ट बहुत कम है, बेहद महीन है। अब 2024 में विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि एकजुटता होने से पहले ही उसमें फूट पड़ती हुई दिख रही है, लेकिन बार बार ये दावे किए जा रहे हैं कि ये किसी भी कीमत पर अलग नहीं होने वाले हैं और हम इस दावे को मान भी लेते हैं। बातचीत करी, हमारा पूरा प्रयास था, हमारे लोग ही राजी नहीं हो रहे थे क्योंकि प्रश्न ये नहीं था कि कितनी सीटें, प्रश्न था कि कौन सी सीटें। इसमें सबको राजी करना पड़ता है, मुझे अपने संगठन को राजी करना पड़ता है। उनके वो लोग तो नंबर नहीं था, जो सीटें वो चाहते थे उस पर हम अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। वो बुजुर्ग हैं, उम्र ज़्यादा है, हम उनकी इज्जत करते हैं। उनको याद नहीं रहा होगा कि हम उनके मित्र पार्टी हैं। ये गलती उनकी नहीं है, हो सकता है उम्र की गलती हो। अच्छा, उम्र की गलती सरकार चला पाएंगे क्या? ये मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मुझे साथ नहीं लिया, हम तो उनके साथी दल थे। लेकिन अच्छा किया उन्होंने हमें छोड़ दिया, अगर बाद में छोड़ते तो हम कहेंगे नहीं बसते। लेकिन बावजूद इसके ये दावे किए जा रहे हैं कि विपक्ष एकजुट रहेगा, इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। और अगर विपक्ष एकजुट होता है तो हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी के लिए सीट बढ़ाने वाले राज्य बहुत ज्यादा नहीं बचेंगे। वो कौन से राज्य हैं इसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगी, लेकिन बंगाल क्योंकि उससे बात शुरू हुई है
तो बंगाल की अहमियत क्यों ज्यादा हो जाती है वो समझिए। बंगाल ही के जरिए बीजेपी का फोकस उसके आसपास के बड़े इलाके पर है। बंगाल की 42 में से बीजेपी के पास 2019 में सिर्फ 18 लोकसभा सीट थी, लेकिन अच्छा खासा जम था वो बीजेपी के लिए। ओडिशा की 21 में से बीजेपी के पास सिर्फ 8 सीटें थी। ओडिशा के नीचे आंध्र प्रदेश आता है, जहां लोकसभा की 22 सीटें हैं और बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। फिर उससे नीचे लगता तेलंगाना, जहां कल विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। वहां की 17 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास सिर्फ 4 लोकसभा सीटें हैं, यानी 102 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास इस पूरे इलाके में सिर्फ 30 सीटें हैं। ये वो राज्य है जहां बीजेपी को सीट बढ़ती हुई नजर आ रही है। गुंजाइश मतलब यहां ज्यादा है। बंगाल में तो बीजेपी मुख्य विपक्षी दल भी है और बंगाल में ही बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद भी है। अगर 26 में यहां भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बना। अब फोकस सिर्फ इस इलाके में या इस बेल्ट की 76 सीटों पर नहीं है। बीजेपी का फोकस इससे कई ज्यादा बड़ा दिख रहा है। इस फोकस में हिंदी भाषा वाले 2 बड़े राज्य शामिल हैं। इन राज्यों की राजनीति आप समझिए, इस लिहाज से इसे पहचाना जाता है कि ये पॉलिटिकल फैक्ट्री है। राजनीति की इसे फैक्ट्री कहा जाता है। 2019 में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 62 सीटों पर दर्ज की थी जीत। यहां बीजेपी सीटें बढ़ाने पर फोकस कर रही है। दूसरा हिंदी भाषी राज्य कौन सा है? बिहार। यहां एनडीए के पास 40 में से 23 सीटें हैं, यानी यहां भी 17 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी का फोकस है। इसके अलावा एक और राज्य है जहां बीजेपी इस बार अपनी सीट बढ़ाने पर पूरी तरह फोकस कर रही है और ये राज्य है महाराष्ट्र, जहां बीजेपी अपनी सीटें बढ़ती हुई देख रही है। हालांकि ये समीकरण इस बार काफी बदले हुए हैं। एनडीए यहां बहुत आगे है। 2019 में बीजेपी को 48 लोकसभा सीट वाले इस राज्य में 23 लोकसभा सीट मिली थी। इस बार एनडीए का कुनबा बड़ा होने के बावजूद बीजेपी 26 सीट पर लड़ने का दावा कर रही है। जो लोग जो सीटें लड़े थे तो इनिशियल बातचीत करते समय उनकी सीटें उनके पास रहेगी, फिर उसमें कुछ बदलाव करना है, किसी को किसी की सीट देना है तो उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो इसका मतलब कुछ फाइनलाइज हुआ ऐसा नहीं है। एक बेसिक होता है कि किस चीज पर चर्चा होगी, तो चर्चा बेसिकली इस पर होगी कि कौन कौन सी सीट लड़ा। बीजेपी ने पूरे देश में 144 लोकसभा सीट वो चुनी है जहां 2019 में बीजेपी नंबर 2 या नंबर 3 पर रही और इस बार पार्टी का टारगेट है 350 सीट जीतने का, जिसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। जितनी आज है उससे ज्यादा सीटें आएगी। जिस प्रकार से हमने 9 साल में जो काम किया है, जो देश का भविष्य बदला है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हुई है, लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रम किए हैं, फिर से एक बार जनता अपने विकास के लिए और देश के लिए हमें चुनकर देंगी और हम निश्चित रूप से 2/3 मेजोरिटी लेकर विजयी होंगे मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा मुझे विश्वास है। अब ये होगा कैसे मुमकिन? तो बंगाल की 42, उड़ीसा की 21, तेलंगाना की 17 और बिहार की 40 सीटें बहुत अहम हैं और इन्हीं सीटों पर फोकस के तहत अमित शाह ने 2024 चुनाव पर पहला फोकस पश्चिम बंगाल की तरफ किया। और अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि सियासत है ये कभी रुकने वाली नहीं है, लेकिन हमारी सेहत जो बिगड़ रही है उसे रोकना हमारा कर्तव्य है। हमारा देश अद्भुत है। हमारे यहाँ कहावत है, जो हमारी जिंदगी है, ये कहावत, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। हमारे देश में कोस कोस की दूरी पर पानी का स्वाद बदल जाता है और 4 कोस पर बोलचाल का तरीका बदल जाता है, बोली और लहजा बदल जाता है। खाने पीने के मामले में दुनिया के सबसे समृद्ध विविधता वाले देश हैं हम, लेकिन करीब 20 साल से एक नई हवा चल पड़ी है जिसने हमारा स्वाद बदल दिया है। हमें नए नए जायके की आदत डल गई है, जो ना ताज़ा है ना सेहतमंद है, बल्कि इससे हमारा रूटीन फूड बासी होता जा रहा है। भूख लगी है, क्या खाएं? 2 मिनट में वो लच्छे, सैंडविच, बर्गर खा लेते, पिज्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। आजकल यही तो करते हैं। और करते क्या है?
लेकिन इस जल्दबाजी, इस आराम तलब, इस हड़बड़ी में हमारी सेहत का कूड़ा हो रहा है। हम अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसीलिए प्लीज जाग जाइए। हम लोग ताज़ा गर्मा गर्म खाना खाने वाले लोग हैं। आप किसी गली में रहते हो, किसी मोहल्ले में रहते हो, किसी बिल्डिंग में रहते हो, किसी सोसाइटी में रहते हो, किसी राज्य में रहते हो, हम ताज़ा खाने वाले लोग हैं। लेकिन उसे छोड़कर हम बासी खाने लगे हैं और उसे टेस्टी कहने लगे हैं। पैकेज्ड फूड, रेडीमेड खाना, ये रेडी टू ईट नहीं है, ये रेडी टू डाई खाना है। क्योंकि आज दुनिया के किसी भी देश या पीढ़ी को तबाह करने के लिए हथियारों की आपको जरूरत नहीं है, उसे फूड पॉइजन देना काफी है। इन बरसों में हम धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चे, युवा, सबके सब पैकेज फूड के नाम पर ये धीमा जहर खा रहे हैं। दरअसल पैसा और सेहत दोनों का दुश्मन है ये पैकेज फूड। आज हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि एक रिपोर्ट आई है। विश्व एक्सेस टू न्यूट्रिशन इनिशिएटिव ATNI एक संस्था है जिसने दावा किया है कि भारत में 23% युवा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की वजह से मोटापे का शिकार हो रहे हैं और कई बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। फटाफट खाना, ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ जहाँ से आया है ना, उस पश्चिम इलाके में, उन देशों में इस संकट को पहचान लिया गया है। वो इसे अपने आप को बचाने के लिए अब जद्दोजहद कर रहे हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को बेचने पर वहां बैन लगाए जा रहे हैं। वहां के लोग खुद जागरूक हो गए हैं। ATNI की रिपोर्ट के मुताबिक विदेशों में पैकेज फूड या बेवरेज इंडस्ट्री की मांग में लगातार कमी आ रही है। पश्चिमी देशों में पिछले 1 दशक से चिप्स और चॉकलेट की मांग रुक गई है, लेकिन हमारे भारत में तो कभी मीठा हो जाए, कभी ठंडे का मतलब, नए नए स्लोगन, इनका खूब प्रचार। खिलाड़ी हो, बड़ी हस्ती हो, या जिन्हें आप कहते हैं आइकॉन, वो सब बासी जंक फूड खाने के लिए ललचाने में लगे हुए हैं। हम हैं भी 140 करोड़, इसीलिए पैक्ड या पैकेज फूड और बेवरेज इंडस्ट्री को माल खपाने के लिए भारत से बड़ा बाजार बताइए कहां दिखेगा। ये विडंबना है कि विदेश में पैकेज फूड जो है, वो जो इंडस्ट्री है, उसे 55,52,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन भारत में इनकी बिक्री 3 गुना बढ़ गई है। पिछले साल भारत में जंक फूड की बिक्री 2,49,000 करोड़ रही। मतलब हर बात में पश्चिम की नकल करने वाले हमारे लोगों को पश्चिम की ये अच्छाई इस वक्त नहीं दिख रही है। हम लेट हैं उन्हें पहचानने में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जागरूकता की कमी है या गलत जानकारी हमें मिल रही है? क्योंकि हमारे यहाँ पैकेज फूड में वार्निंग नहीं लिखी होती है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है। विदेशों में कानून इस मामले में बहुत सख्त है, वहाँ ये गड़बड़ी नहीं चलती है। इसीलिए मल्टीनेशनल कंपनीज ये कदम उठाती हैं कि हर चीज़ के लिए उन्हें उस पैकेज्ड फूड पर लिखित में देना होगा जानकारी को। लेकिन हमारा तो नुकसान हो रहा है ना, इसीलिए जाग जाइए। अपने ट्रेडिशनल फूड को, उसके स्वाद को, उसकी ताकत को याद कीजिए। उस भूले हुए खान पान और खाना बनाने के तरीके को याद कीजिए जिसमें बासी खाना तो दूर, ठंडा खाना तक हम पसंद नहीं करते थे। हमारा खाना कितना अलग अलग है, कितना लाजवाब है, कितना सेहतमंद है। आप अगर आज की जनरेशन है तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन आप अगर अपने अम्मी अब्बा के साथ इस वक्त देख रहे हैं भारत 24 को, या अपने दादा दादी नाना नानी के साथ देख रहे हैं, तो वो इस बात को जानते हैं कि ये जो इस वक्त तस्वीरें चल रही है ना, इस वक्त ये जो साइड में आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है, इसमें वो स्वाद नहीं है जो उस टाइम पर स्वाद हुआ करता था। ये बंद पैकेज फूड जो है, ये बंद तो बहुत फटाफट जाता है, लेकिन ये आपके शरीर को उतना ही फटाफट खराब भी करता है अंदरूनी तौर पर। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम अलग अलग तरीके का भोजन करते हैं, और ये सारा शुरू से लेकर अंत तक पहुंच जाएंगे। मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये सब सेहत के जीते जागते उदाहरण हैं। जम्मू कश्मीर में हरी पत्तेदार सब्जियां, जिसमें हाक साग, नदरू है। पंजाब में मक्की की रोटी, सरसों दा साग है। हरियाणा में बाजरे की खिचड़ी है। मध्य प्रदेश में पोहा और मक्के की राबड़ी है।
राजस्थान में दाल बाटी चूरमा है, बिहार का लिट्टी चोखा है, सत्तू कैसे भूल गए, दक्षिण भारत का उत्तपम है, डोसा है, सांभर है। और आप चाहें तो एक बार फिर से आपके लिए मैं रिपीट कर देती हूं। कश्मीर से शुरू करते हैं। यहां पर देखिए हाक साग और नदरू। फिर नीचे पंजाब की तरफ आइए आप, यहां पर आपको मिलेगा सरसों का साग, मक्के की रोटी। फिर नीचे हरियाणा में आइए, बाजरे की खिचड़ी मिलेगी। मध्य प्रदेश की तरफ आइए, जो दिल है हिंदुस्तान का, पोहा, रबड़ी, जलेबी। राजस्थान, मारो राजस्थान, दाल बाटी चूरमा। बिहार की तरफ चलिए, लिट्टी चोखा, सत्तू। दक्षिण भारत में आप पहुंच जाइए, उत्तपम, डोसा, सांभर, इडली। असम में दोई चीरा, जो दही और गुड़ के साथ बनाया जाता है। तो हम तो ये सब खाते थे, फिट रहते थे। हमारे खाने में तो घी मक्खन का इस्तेमाल गजब होता था भरकर, लेकिन फिट रहते थे। हम हेल्दी फूड खाने वाले लोग हैं और हर इलाके में खाना पकाने के लिए तेल भी अलग अलग किस्म का इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं ना, परंपरागत रूप से हमारे देश में खाना पकाने के लिए जम्मू कश्मीर में घी, पंजाब में सरसों का तेल, दक्षिण और पश्चिम में मूंगफली का तेल, पूर्व और उत्तर वाले इलाकों में सरसों या सफेद सरसों का तेल, दक्षिण में ज्यादातर राज्यों में, कोस्टल एरिया में नारियल के तेल और तिल के तेल में खाना बनता है। पता नहीं ये ऑलिव ऑयल ने कब जगह ले ली इन सब की। ये सारे तेल जहां जिस इलाके में जो चीज सबसे ज्यादा उगती है उसी से बनने वाले तेल हैं। मतलब अगर केरल में नारियल बहुतायात है तो नारियल का तेल, अगर आप राजस्थान चले जाएं तो वहां मूंगफली, तिल का तेल, ये सब बेशुमार फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन अब घी, सरसों के तेल, मूंगफली के तेल की जगह किसने ले ली है? ऑलिव ऑयल ने, पाम ऑयल ने, जो सेहत के लिए कितना सही है वो आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। हम खाने में टेस्ट बढ़ाने के लिए गर्म मसाले, हींग, इलायची, तेज पत्ता का प्रयोग करते हैं। खाने में खास खुशबू होती है, स्वाद को और बढ़ा देता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? हम मैदा, अरारोट, टमेटो केचप, सॉस, विनेगर, अजीनोमोटो, ये हमारे यहाँ के मसाले हैं क्या? अब हमारे खाने में ये पड़ता है। सैंडविच, पैटीज, केक, ब्रेड्स, स्प्रिंग रोल, कटलेट, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज, मैगी, डोनट्स, हॉट डॉग, ये सेहत को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। क्या आपके जीवन में ज़बरदस्ती का हिस्सा बन रहे हैं और आपकी परंपरा से, आपके परंपरागत खान पान से आपको दूर कर रहे हैं। ये बीमारी परोस रहे हैं। एसिडिटी, लिवर की समस्या, सिर दर्द, मुहासे, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट से जुड़ी बीमारियां, इन सब पैकेज फूड की वजह से होती है। जंक फूड, भरपूर कोलेस्ट्रॉल उसमें होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड होता है जो मोटापे को बढ़ाता है। इसमें सोडियम भी बहुत ज़्यादा होता है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट फेलियर की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हमने हाल ही में कितने वीडियोस देखे हैं जहाँ अच्छे खासे सेहतमंद दिखने वाले नौजवान एक्सरसाइज करते करते मौत का शिकार हो गए। कितने ही सेलेब्स की जान चली गई क्योंकि हमने अपना लाइफस्टाइल बदल दिया। माँ के हाथों का ताज़ा खाना नहीं मिलता, अब हमें खाते भी नहीं है। पैकेट में पैक बासी खाना हमें भाता है। इसकी वजह से कम उम्र में बीमारियों का हम शिकार हो रहे हैं। जानकार क्या कहते हैं पता है? 10% ज़्यादा पैकेज फूड खाने से सिर और गर्दन के कैंसर का खतरा 23% बढ़ जाता है। पेट से जुड़ी बीमारियों का खतरा 24% ज़्यादा हो जाता है। WHO के मुताबिक यूरोपियन यूनियन में 1 करोड़ से ज़्यादा मौत UPF यानी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से होती है। में आने वाले समय के लिए अपने युवा को वार्न करना पड़ेगा कि वो जो घर का खाना की कॉन्सेप्ट थी वो आज भी शायद बेस्ट कॉन्सेप्ट है। आप सोच के देखिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड में हम देख रहे हैं जो बुराइयां हमारे देश में बढ़ रही हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड अब जाग रहा है। वो हमारा जो देश का युवा है वो विदेशियों को और वेस्टर्न वर्ल्ड को देख के वही चीज़ें अपना रहा है, वो छोड़ रहे हैं और हम अपना रहे हैं।
हमारे यहाँ तो कहावत है, दाल रोटी खाते हैं प्रभु के गुण गाते हैं। तो वापस दाल रोटी पर आइए ना। क्यों पश्चिमी मुल्क को देखते हैं? वो सब हमारी तरफ लौट रहे हैं। वो हमारा योग सीख रहे हैं, हमारा ध्यान सीख रहे हैं, हमारा आयुर्वेद सीख रहे हैं, हमारा खान पान सीख रहे हैं, और हम हैं कि उल्टा कर रहे हैं। ये युवा पीढ़ी को जागना बहुत ज़रूरी है। आप भी ना अपनी शक्ति को पहचानते नहीं हैं। भारत की भी अन्य शक्ति है, उसे आप पहचान नहीं रहे। जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति आप भूल गए थे ना, फिर उन्हें याद दिलवाया गया था समुद्र को, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? लांग दिया। आपको हमको भी इन बीमारियों के समुद्र को लांघना है। हमारा परंपरा से जुड़ा हुआ पारंपरिक भोजन हमारी शक्ति है। ये पैकेज फूड हमारे लिए सही नहीं है। ये तो फास्ट फूड कंपनियों का बहुत बड़ा मकड़ जाल है, जिसमें बच्चों से ज़्यादा युवा जो है जंक फूड की लत के शिकार हो रहे हैं। 14% बड़े, 12% बच्चों में जंक फूड का शौक खतरनाक है। अभी जंक फूड बाजार $30 बिलियन का है और 2028 तक ये 80 बिलियन का हो सकता है। सबसे बड़ा जो अच्छा तरीका है उसमें क्या है कि हम मीडिया के अंदर, क्योंकि हम सबको पता है मीडिया बड़ा पावरफुल है इसमें, खास करके जो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया है, तीनों जगह मल्टीपल अवेयरनेस कैंपेन चलने चाहिए सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फूड जो है उसकी तरफ से, और बहुत सारे जो एनजीओज हैं उनको, इवन स्कूल्स को और बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं उनको इस बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। बिकॉज अब हर जगह ऐप पे जंक फूड और जो प्रोसेस फूड अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं हर एरिया में, स्कूल से लेकर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हर जगह हमें कैंपेन चालू करने चाहिए और बहुत सारे लोगों को अवेयर करना चाहिए। अब 2012 में आपको पता है ना, प्रति व्यक्ति पैकेज फूड की खपत क्या थी? $31। 2018 में बढ़कर कितनी हो गई? $57। अब ये कितना हो गया, आप अंदाजा लगा सकते हैं? WHO की रिपोर्ट द ग्रोथ ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस फूड इन इंडिया के मुताबिक 2011 से 2021 के बीच अल्ट्रा प्रोसेस फूड की रिटेल सेल्स वैल्यू की ग्रोथ रेट 13.37% बढ़ गई है, और इस हिसाब से भारत दुनिया में तीसरी बड़ी पैकेज फूड मार्केट के तौर पर उभर रहा है। 2020 में रिटेल मार्केट में पैकेज फूड की हिस्सेदारी 68% हो गई है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, इस मार्केट को बढ़ाकर अपनी सेहत को मत घटाइए। अल्ट्रा प्रोसेस फूड मार्केट के हिस्सेदार मत बनिए। हमारा जो अपना पारंपरिक नेचुरल फूड है उसको चुनिए। ये बहुत सेहतमंद है। अपनी अम्मी से, अपनी दादी से, अपनी नानी से, उनसे कुछ कुछ रेसिपी सीखिए, आनंद आएगा, जीने का भी और खाने का भी। और अब बात करते हैं ये मेरा हिंदुस्तान है। जब हम ये पूछते हैं कि दुनिया के इतिहास में इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे मशहूर, अद्भुत और विशाल स्ट्रक्चर कहाँ हैं, किसने बनाए हैं, तो इतिहासकार क्या बताते हैं? मिस्र के पिरामिड बहुत विशाल है, नो डाउट है। रोम का कोलोसियम, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये सारी चीज़ें हम गिनते ही हैं। ज़्यादातर इतिहासकार ये नहीं बताते कि हमारे देश में भी एक से एक शानदार और विशाल स्ट्रक्चर मौजूद हैं, जिनके बारे में अब लोग जानकर हैरान होते हैं। इनफैक्ट दी साइंटिस्ट टू, जिन्हें हमारे देश के लोगों ने बनाया है, जिसकी वास्तुकला और बनावट किसी को भी हैरान कर सकती है। ऐसा ही एक मंदिर है, एलोरा का मंदिर। ये एक मंदिर नहीं है, बल्कि मंदिरों का एक समूह है। ये गुफाएं मौजूद हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जिसका नाम अब संभाजी नगर हो गया है। ये मंदिर केवल एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए हैं, और इस लिहाज से ये दुनिया में अपनी तरह के एकमात्र मंदिर हैं। यहाँ पर 34 मठ और मंदिर हैं, जिनमें सबसे मशहूर है कैलाश मंदिर। इनको सह्याद्री की पहाड़ियों में लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में पत्थरों को छेनी और हथौड़े से खोदकर बनाया गया। यहाँ कई तरह की मूर्तियां बनी हुई हैं, उन्हें देखेंगे आप तो अचरज में पड़ जाएंगे। इनकी खासियत और बेमिसाल कारीगरी की अगर हम बात करें तो ये मंदिर केवल एक चट्टान को काटकर बनाए गए थे। इसका निर्माण ऊपर से शुरू हुआ था, मतलब पहली नक्काशी जो है वो चट्टान के ऊपर से शुरू हुई और फिर इसे नीचे तक लाया गया। इसका निर्माण द्रविड़ आर्किटेक्ट के हिसाब से हुआ है। इन्हें 756 ईस्वी से 774 ईस्वी के बीच राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, शुरू किया था,
और इसे तैयार होने में लग गए करीब 18 साल। ये काम इतने कम समय में इसीलिए हो पाया क्योंकि इसे बनाने में लगभग 7,000 कारीगर और मजदूर जुटे थे। इस दौरान उन्होंने 40,000 टन पत्थरों के मलबे को हटाया। ये मंदिर 2 या 3 मंजिला इमारत के बराबर है और कैलाश पर्वत की लंबाई 276 फीट और चौड़ाई जो है वो 154 फीट है। इसका रूप हिमालय के कैलाश जैसा है। यूनेस्को ने 1983 में एलोरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व विरासत स्थल घोषित किया। एलोरा में 3 तरह के धार्मिक प्रतीक हैं, जिसमें पहला तो है महायानी बौद्ध गुफाएं, दूसरा है पौराणिक हिंदू गुफाएं और तीसरी है दिगंबर जैन गुफाएं। इन्हें बने हुए करीब 1500 साल हो रहे हैं। इस बीच वक्त की मार से मंदिर के कुछ हिस्से टूट भी गए हैं। इन गुफाओं से 1 किलोमीटर की दूरी पर एलोरा गांव है, जिसके नाम पर इन गुफाओं को एलोरा गुफाएं कहा जाता है। तो हम चाहते हैं कि इन छुट्टियों में आप इस इलाके का दीदार ज़रूर करें।